कल की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पर। कल हम लोगों ने इसी प्रणाली के अंतर्गत चर्चा किया था कि मूलतः इस संदर्भ में दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति और समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात तो हम लोगों ने कर लिया था। अब बात आती है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति। तो इस संदर्भ में निम्न रीतियों का पालन किया जाता है, यानी कि जितने उम्मीदवार उतनी ही क्रम में वरीयता निर्धारित होती है। यानी मान लीजिए 5 उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचन के क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक मतदाता को 5 मत देने का अधिकार होता है। हाँ, अब 5 मत देने का मतलब ये नहीं कि सब पे टिक मारते चले गए तो जल्ला हो जाएगा जो है। तो फिर क्या होगा, जाली से बचने के लिए वहाँ पे जितने उम्मीदवार होते हैं वो वरीयता क्रम में आप उतना उनको जो है वरीयता दे सकते हैं। जैसे 5 उम्मीदवार हैं तो आपकी पहली पसंद कौन है तो उसको पहली वरीयता दीजिए, जो दूसरी पसंद हो उसको दूसरी वरीयता दीजिए, जो 5वां पसंद हो उसको 5वीं वरीयता दीजिए। यानी 1, 2, 3, 4 के क्रम में आप वरीयता देते चले जाएंगे। मान लीजिए तीसरा उम्मीदवार आपका पहला पसंद है तो उसको पहली वरीयता दे दीजिए, 5वां उम्मीदवार दूसरी पसंद है उसको दूसरी वरीयता दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप वरीयता दे सकते हैं, वरीयता क्रम में अपने पसंद के अनुरूप उनको जो है वोटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि मान लीजिए काखागा राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, तो मान लीजिए कि किसी भी वो जो है हम कह सकते हैं कि मतदाता को लगता है कि जो का है वो उनकी प्रथम पसंद है तो उसको प्रथम अंकित कर दें। खा अगर मान लीजिए उनकी दूसरी पसंद है तो दूसरा अंकित कर दें, उसके सामने नाम क्या के 2 लगा लिख दें। गा तीसरी पसंद है तो 3 अंकित कर दें। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम वरीयता मत की गणना की जाती है। यानी कि यहाँ तो अंकित हो गया, लोग वोट दे के छुट्टी पा गए। अब गणना में क्या होगा, गणना कैसे इसका किया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रथम वरीयता के मत होते हैं, यानी कि मान लीजिए 5 उम्मीदवार हैं तो 5 उम्मीदवारों को जो है पहली पसंद के लोगों ने कितने लोगों को पसंद किया है, कितने लोगों ने उसको पहली प्राथमिकता दी है। तो यानी सर्वप्रथम प्रथम मत जो है वरीयता मत की गणना की जाती है। यदि प्रथम पसंद के मतों की गणना करने के पश्चात कोई भी प्रत्याशी स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे पसंद के जो है वोटों की गणना की जाती है। अच्छा, बहुमत की आवश्यकता क्या है तो 51% है। मान लीजिए ये विधायक और सांसद के चुनाव की तरह इसकी गणना नहीं होती है। इसमें आप 49% मत प्राप्त कर लिए और आपका निकटतम प्रतिद्वंदी यदि 28% मत भी प्राप्त कर रहा है, 33% मत भी प्राप्त कर रहा है, तब भी आप चुनाव में निर्वाचित नहीं घोषित किए जाएंगे। कारण क्या है कि यहाँ न्यूनतम उम्मीदवारी हमने बताया था कि कम से कम 51% मत होना चाहिए। अब तो मान लीजिए प्रथम वरीयता में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं पाया, तब क्या होगा, फिर से चुनाव होगा? नहीं। अब दूसरे पसंद के वोटों की गिनती होगी, यानी कितने आपको जो है दूसरे पसंद के तौर पर कितने मतदाताओं ने पसंद किया है। प्रथम वरीयता की मत की गिनती हो गई, उसमें कोई स्पष्ट बहुमत नहीं पाया, तो अब दूसरे पसंद के मतों की गिनती यहाँ आरंभ की जाएगी। और उसमें मान लीजिए कि 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो अंतिम प्रत्याशी होगा यानी जो सबसे कम मत पाया होगा उसको इस जो है राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, उस गणना से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच में होता है कि भैया क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, तो यानी जो सबसे कम मत प्राप्त करेगा उसको अब उस दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। अब 4 लोगों के वोटों की गिनती होगी। फिर उसके बाद मान लीजिए इसमें भी कोई स्पष्ट बहुमत नहीं पा रहा है तो तीसरे पसंद के वोटों की गिनती होगी और चौथे को बाहर कर दिया जाएगा। अब 3 लोगों के बीच चुनाव होगा, लड़ाई होगी। फिर मान लीजिए तीसरे में भी कोई स्पष्ट बहुमत नहीं पा रहा है तो अब चौथे जो है पसंद के वोटों की गिनती होगी। और इस प्रकार से जो तीसरा उम्मीदवार है जो सबसे कम वोट पाया था उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो अब केवल 2 लोगों के बीच फाइट बचेगा, और जब 2 लोगों के बीच फाइट बचेगा तो निश्चित ही एक व्यक्ति की उम्मीदवारी सुनिश्चित हो जाएगी। तो यानी इस प्रकार से इसमें गणना पद्धति का सहारा लिया जाता है। प्रश्न उठता है कि मान लीजिए हर चुनाव में ग्राम प्रधानी का इलेक्शन होता है और चुनाव होते हैं तो उसमें एक प्रश्न निकल के आता है कि चुनाव में धांधली हो गया,
क्या इसमें भी इस संदर्भ में ऐसा कुछ आशंका है? हाँ, हो सकती है आशंकाएं। तो क्या आशंका अगर इस संदर्भ में होगा तो इसका जो है समाधान कहाँ किया जाएगा? तो इस संदर्भ में निर्वाचन संबंधी विवाद व निवारण हमने दिया है, यानी किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी विवाद का निवारण जो है सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, या इसकी आधिकारिकता सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है। इस संदर्भ में मूलतः 3 तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पहला है कि इस आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। अब किसी कारणवश उसमें से 10 विधायक 5 विधायक या तो त्यागपत्र देके अपनी सदस्यता रिक्त कर चुके हैं, या मृत्यु के कारण वो नहीं हैं, और किसी नए विधायक का चुनाव भी तक नहीं हो पाया है। तो आप इस आधार पर नहीं जो है उसको चुनौती दे देंगे कि भी 10 विधायक चुने नहीं गए थे, आपने राष्ट्रपति चुनाव कैसे करवा दिया? क्योंकि ये स्थितियां तो होती रहेंगी। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े जो है वो है, तो कोई त्यागपत्र के कारण खाली रहेगा तो आखिर चुनाव कब होगा? तो यानी कि निर्वाचन का मंडल की अपूर्णता के आधार पर आप राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दे सकते हैं। फिर है उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचित विवादों का निराकरण व उसका फैसला अंतिम होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित विवाद का जो भी निराकरण कर दिया, जो भी फैसला कर दिया वह अंतिम होगा, उसके विरुद्ध आप अपील कहीं नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि निर्वाचन को निरस्त घोषित कर दिया जाता है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे बिंदु मिलते हैं कि इस मान लीजिए निर्वाचन में धांधली हुई है, पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया है, शुचिता से जो है खिलवाड़ किया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति के निर्वाचन को तो रद्द कर दिया जाएगा, और जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी होगा उसको घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि रद्द कर दिया गया निर्वाचन, तो अब आप भी जानते हैं कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने समय लग जाता है इसमें। तो वो जो 6 महीनों तक काम किया होगा, साल भर तक जो काम किया होगा, उस कार्य का क्या होगा, उस निर्णय का क्या होगा? तो आप जानते हैं कि यह एक संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, और संवैधानिक प्रधान होने के नाते वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले रहा है, अपितु वह लिए गए निर्णयों को केवल स्वीकृति मात्र देता है। इसलिए पूर्व में लिए गए उसके निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे पूर्ण रूपेण लागू होंगे। तो इस प्रकार आज हम लोग इस पाठचर्या से अवगत हुए। आगे हम पुनः अगले विषय वस्तु के साथ अनुच्छेद 56 से चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज इतना ही।